नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है साथ। साथ तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरुण के शिप पर जाने के बाद रिया मायके जाने के लिए कसमसाने लगी थी। अनुपमा इसी सोच में थी अब तक कि अब उसे अकेले नहीं रहने पड़ेगा। पर जब रिया ने कहा, मम्मी जी, जब तक अरुण शिप पर है मैं मुंबई चली जाऊं, अरुण के आने से पहले आ जाऊंगी। न चाहते हुए भी अनुपमा ने रिया को खुशी खुशी मुंबई भेज दिया। पहली बार पता चला कि रिया तुम्हारी बेटी नहीं बहू है, राधिका अनुपमा से कह रही थी। और अनुपमा मंद मंद मुस्कुरा रही थी। क्यों राधिका, ऐसा क्या फर्क होता है बेटी और बहू में? दोनों ही लड़कियां होती है, दोनों ही नौकरी भी करती है और दोनों ही आधुनिक कपड़े भी पहनती है। आजकल यह फर्क कहाँ दिखता है कि बहू सिर पर पल्ला रखे और बेटी नहीं। अनुपमा, फिर भी राधिका उसकी बात काटती हुई बोली थी, बेटी बेटी होती है और बहू बहू, हाव भाव से ही पता चल जाता है। रिया तुमसे जैसा लाड़ लड़ाती है, छोटी छोटी बातें शेयर करती है, तुम्हारा ध्यान रखती है, वैसा तो सिर्फ बेटियां ही कर सकती है। तुम दोनों की ऐसी मजबूत बॉन्डिंग देखकर तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि तुम दोनों सास बहू हो। तुम दोनों ऐसे हंसती खिलखिलाती हो साथ में कि कॉलोनी में इतने दिन तक किसी ने यह पूछने की जहमत ही नहीं उठाई कि रिया तुम्हारी कौन है। हम सब तो उसे बेटी ही समझ रहे थे। ऐसा नहीं है राधिका, यह सब सोच की बातें हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर लड़कियां तो ठीक ही होती हैं। लेकिन जिस दिन लड़की पहला कदम घर में बहू के रूप में रखती है, रिश्ते बनाने की कोशिश उसी पल से शुरू हो जानी चाहिए। क्योंकि हम बड़े हैं, इसलिए कोशिशों की शुरुआत हमें ही करनी चाहिए। और अगर उन कोशिशों को ज़रा भी सम्मान मिले तो कोशिशें जारी जारी रहनी चाहिए। कभी न कभी मंजिल तो मिल ही जाती है। हाँ, यह बात अलग है कि अगर तुम्हारी कोशिशों को दूसरा तुम्हारी कमजोरी समझ रहा है तो फिर सचेत रहने की आवश्यकता होती है। अनुपमा ने अपनी बात रखी। यह तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर तुम दोनों तो देखने में भी बहनों की तरह ही लगती हो। ऐसी बॉन्डिंग कैसी बनाई तुमने? प्यार तो मैं भी करती हूँ अपनी बहू से, पर पता नहीं हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि यह रिश्ता एक तलवार की धार की तरह है। जरा सी लापरवाही दिखाई तो या तो पैर कट जाएगा या फिसल जाएगा। तुम दोनों कितने सहज और बिंदास रहती हो। राधिका अपने मन के भावों को शब्द देती हुई बोली। बहू तो तुम्हारी भी बहुत प्यारी है राधिका। हाँ है तो, राधिका एक लंबी सांस खींचकर बोली। पर सास बहू के रिश्ते का धागा इतना पतला होता है अनुपमा कि जरा सा भी खींचा तो टूटने का डर रहता है। और अगर ढीला छोड़ा तो उलझने का डर। संभल संभल कर ही कदम रखने पड़ते हैं। निश्चिंत नहीं रह सकते इस रिश्ते में। हो सकता है सबके अपने अपने अनुभव और अपनी अपनी सोच है। रिया के साथ मुझे ऐसा नहीं लगता, अनुपमा ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा। ठीक है अनुपमा, अब मैं चलती हूँ, कोई ज़रूरत हो तो बता देना। तुम्हारी रियाज भी तो ऑफिस से आती ही होगी, कहते हुए राधिका चली गई। अनुपमा इतनी देर बैठे बैठे बातें करते हुए थक गई थी, इसलिए लेट गई। अनुपमा को 15 दिन पहले बुखार ने घेर लिया था। बुखार ऐसा था कि अनुपमा का शरीर पूरी तरह से टूट गया था। पूरे बदन में दर्द, तेज बुखार, उल्टियाँ और भूख पूरी तरह से गायब हो गई थी। रिया ने ऑफिस से छुट्टी लेकर दिन रात एक कर दिया था उसकी देखभाल में। उसकी हालत देखकर रिया की आंखें जैसे हमेशा बरसने को तैयार रहती। अनुपमा का बेटा अरुण मर्चेंट नेवी में था। 6 महीने पहले वह अपने परिवार को इस कॉलोनी में शिफ्ट करके दूसरे दिन शिप पर चला गया था। 4 साल होने वाले थे अरुण और रिया के विवाह को। अनुपमा के इतना बीमार पड़ने पर रिया खुद को बहुत अकेला और असहाय महसूस कर रही थी। पति को आने के लिए कह नहीं सकती थी। वह बदहवासी डॉक्टर, दवाई और अनुपमा की देखरेख में रात दिन लगी रहती थी। इसी दौरान पड़ोसियों का घर में ज्यादा आना जाना हुआ, जिससे उन्हें इतने महीनों में पहली बार उन दोनों के वास्तविक रिश्ते का पता चला था। क्योंकि अरुण को किसी ने देखा ही नहीं था। रिया जॉब करती थी और अनुपमा घर संभालती थी। दोनों ही माँ बेटी की तरह रहती
और देखने में बहनों की तरह लगती। रिया की उम्र इस समय 30 साल थी और अनुपमा की 52 साल। हर साल हर समय प्रसन्नचित्त, शांत, हंसती खिलखिलाती अनुपमा ने जैसे अपनी उम्र 7 तालों में बंद की हुई थी। लंबी, स्मार्ट, सुगठित काया की धनी अनुपमा हर तरह के कपड़े पहनती। रिया भी लंबी, छरहरी, सुंदर युवती थी। दोनों कभी जीन्स टॉप पहनकर, तो कभी सलवार सूट, तो कभी चूड़ीदार, तो कभी इंडो वेस्टर्न कपड़े पहनकर इधर उधर निकल जाती। उनके बीच के तारतम्य को देखकर किसी ने यह पूछना तो जरूरी ही नहीं समझा कि रिया उसकी कौन है। अनुपमा लेटी हुई सोच रही थी कि कई महिलाएं यह रोना रोती हैं कि उनकी बहू उन्हें नहीं समझती, लेकिन न हर बहू खराब होती है और ना ही हर सास। फिर भी अक्सर पूरे परिवार की खुशी के आधार, इस प्यारे रिश्ते के समीकरण क्यों बिगड़ जाते हैं, जबकि दोनों की जान एक ही इंसान, बेटे व पति के पास ही अटकी रहती है और उस इंसान को भी ये दोनों ही रिश्ते बड़े ही प्यारे होते हैं। इस एक रिश्ते की खटास बेटे का सारा जीवन डामाडोल कर देती है। न पत्नी उसे पूरी तरह पा पाती है और ना ही माँ। बहू जब पहला कदम घर में रखती है तो शायद हर सास यह बात भूल जाती है कि वह अब हमेशा के लिए यही रहने आई है, थोड़े दिनों के लिए नहीं, और एक दिन उसी की तरह पुरानी हो जाएगी इस घर में। आज मन मारकर अच्छी बुरी, जायज नाजायज बातों, नियमों, परंपराओं को अपनाती बहू एक दिन अपने नएपन के खोल से बाहर आकर इस घर के नियम कायदे तुम्हें ही समझाने लगेगी, तब क्या करोगी? बेटी को तुम्हारी जो बातें नहीं माननी है उन्हें वह धड़ल्ले से मना कर देती है, तो तुम्हें चुप रहना ही तो पड़ता है। लेकिन अधिकतर बहुएं आज भी शुरू शुरू में मन मारकर कई नापसंद बातों को भी मान लेती है, लेकिन धीरे धीरे बेटे की जिंदगी का आधार स्तंभ बनने वाली उस नव यौवना से तुम्हें हार का एहसास क्यों होने लगता है? उसी समय समेट लेना चाहिए था ना सब कुछ, जब बहू ने अपना पहला कदम घर में अंदर रखा था। दोनों बाहों में क्यों नहीं समेट लिया उस खुशी की गठरी को? तब क्यों रिश्तेदारों और पड़ोसियों की खुशी बहू की खुशी से अधिक प्यारी लगने लगी थी? बेटी या बहू का फर्क आज के जमाने में कोई खान पान या काम में नहीं करता। फर्क तो विचारों में आ जाता है। बेटी की नौकरी मेहनत और बहू की नौकरी मौज मस्ती या टाइम पास। बेटी छुट्टी के दिन देर तक सोए तो आराम करने दो, बहू देर तक सोए तो पड़ोसी रिश्तेदार क्या कहेंगे। बेटी को डांस का शौक हो और घर में घुंघरू खनके तो कला प्रेमी, और बहू के खनके तो घर है या कोठा। बेटी की तरह ही बहू भी नन्ही कोमल कली है किसी के आंगन की, जो पंख पसारे इस आंगन तक उड़कर आ गई है। आज पढ़ लिख कर टाइम पास करना, नौकरी करना नहीं है, लड़कियों के शौक है। अब लड़कियों के जीवन का मकसद है अपनी मंजिल को हर हाल में पाना है, चाहे फिर उनका वह कोई शौक हो या कोई ऊंचा पद। वे सब कुछ संभाल लेंगी यदि पति और घर वाले उनका बराबरी से साथ दे, खुले आकाश में उड़ने में उनकी मदद करे। ऐसा होगा तो क्यों न होगी इस रिश्ते की मजबूत बॉन्डिंग। सास या बहू कोई हवा थोड़ी है, दोनों ही इंसान है, मानवीय कमजोरियों और खूबियों से युक्त एवं संवेदनाओं से ओतप्रोत। अनुपमा अपने सोचों के तर्क वितर्क में गुम थी कि तभी बाहर का दरवाजा खुला। आहट से ही समझ गई अनुपमा कि रिया आ गई। एक अजीब तरह की खुशी बिखेर देती है यह लड़की भी घर के अंदर प्रवेश करते ही। रिया लैपटॉप बैग कुर्सी पर पटक कर उसके कमरे में आ गई। हाय मम्मी, कैसी हो? कहकर वह चहकती हुई उससे लिपट गई। मैं ठीक हूँ बेटी, तुम बताओ कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? बहुत ही बढ़िया मम्मी। अच्छा मम्मी, एक बात बताओ, मैंने आपको कई बार फ़ोन किया, आप रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? फिर मैंने अनामिका को फ़ोन करके पूछा तो उसने बताया कि आप ठीक है, वह लंच देकर चली गई थी। ओह हाँ, फ़ोन शायद ऑफ हो गया होगा। अनुपमा मोबाइल उठाती हुई बोली, चल तेरे लिए चाय बना देती हूँ। नहीं मम्मी, चाय मैं बनाती हूँ, आप अभी कमज़ोर हैं, थोड़े दिन और आराम कर लीजिए। कहकर रिया 2 कप चाय बनाकर ले आई और चाय पीते पीते दिन भर का पूरा हाल अनुपमा को सुनाना शुरू कर दिया। अच्छा बेटी, अब तू फ्रेश हो जा, चेंज कर ले। अनामिका भी आ गई है, जा कुछ मनपसंद बनवा ले उससे। मम्मी, अनामिका के हाथ का खाना खाकर तो ऊब गई हूँ मैं, आप एकदम ठीक हो जाओ जल्दी।
कुछ ढंग का खाना तो तभी मिलेगा मुझे। वह अनुपमा की गोद में सिर रखकर लेट गई और अनुपमा उसके बालों को सहलाती रही। जब अरुण शिप पर होता था तो रिया अनुपमा के साथ ही सो जाती थी। खाना खाकर दिन भर की थकी हुई रिया लेटते ही गहरी नींद सो गई। उसका चेहरा ममता से निहारती हुई अनुपमा फिर ख्यालों में डूब गई। कौन कहता है कि इस रिश्ते में प्यार नहीं पनप सकता? उन दोनों का जुड़ाव तो ऐसा है कि प्यार में माँ बेटी जैसा, समझदारी में सहेलियों जैसा और मान सम्मान में सास बहू जैसा है। छत को घूरते घूरते अनुपमा अपने अतीत में उतर गई। पति की असमय मृत्यु के बाद छोटे से अरुण के साथ जिंदगी फूलों की सेज नहीं थी उनके लिए। कांटों से अपना दामन बचाते बचाते और जिंदगी संभालते अत्यंत दुष्कर लगता था कभी कभी। वह ओएनजीसी में नौकरी करती थी। पति के रहते कई बार घर और अरुण के कारण नौकरी छोड़ देने का विचार भी आया था, पर अब वही नौकरी उसके लिए सहारा बन गई थी। अरुण धीरे धीरे बड़ा हुआ। अनुपमा उसे मर्चेंट नेवी में भेजना नहीं चाहती थी, पर अरुण को वही जॉब बहुत रोमांचक लगती थी। अरुण लंबे समय के लिए शिप पर चला जाता तो वह अकेले ही दिन बिताती, इसलिए वह अरुण पर शादी के लिए दबाव डालने लगी। तब अरुण ने रिया के बारे में बताया था। रिया उसके दोस्त की बहन थी। रिया मराठी परिवार से थी और वह हिमाचल के पहाड़ी परिवार से। सुनकर ही अनुपमा का दिल टूट गया था। पता नहीं कैसी होगी, पर विद्रोह करने का मतलब इस रिश्ते में वैमनस्य का पहला बीज बोना था। उसने कुछ भी बोलने से पहले लड़की से मिलने का मन बना लिया और जब रिया से मिली तो सारे पूर्वाग्रह जैसे समाप्त हो गए। लंबी गोरी, छरहरी, खूबसूरत, सौम्य चेहरे पर दिलकश मुस्कान लिए रिया को देखकर वह विवाह की जल्दी मचाने लगी। रिया अपने मम्मी पापा की इकलौती लाडली बेटी थी। अच्छे संस्कारों में पली लाडली बेटी को प्यार लेना और देना दोनों ही बहुत अच्छे से आता था, पर जिम्मेदारी जैसी कोई चीज लेना आजकल के बच्चों को नहीं आता। वही हाल रिया का भी था। रिया अपने घर में बिंदास तरह से पली है और बिंदास तरह से रही है, और इस बात को बेटी न होते हुए भी बेटी की माँ जैसा अनुभव करके अनुपमा ने रिया के गृह प्रवेश करते समय ही गांठ बांध लिया। दोनों बाहों से उसने ऐसे समेटा रिया को कि उसका माइनस तो कुछ दिखा ही नहीं, बल्कि सब कुछ प्लस प्लस होता चला गया। रिया कभी कभी देर से सोकर उठती तो घर में काम करने वाले के पेट में भी मरोड़ होने लगती, पर अनुपमा के चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। रिया के कुछ कपड़े संस्कारी मन को पसंद नहीं आते थे, पर पड़ोसियों से ज्यादा परवाह मुझे बहू और बेटे की खुशियों की रहती है। उन दोनों को पसंद है, पड़ोसी दुखी होते तो हो ले। कुछ महीने रहकर अरुण 6 महीने के लिए शिप पर चला गया। रिया अपना जॉब छोड़कर आई थी, इसलिए वह अपने लिए नई जॉब ढूंढने में लगी थी। अनुपमा ने अरुण के जॉब में जाने के बाद रिटायरमेंट ले लिया था। अब वह दौड़ती भागती जिंदगी से विराम चाहती थी। फिलहाल जो एक कोमल पौधा उसके आंगन में रोपा गया था, उसे मजबूती देना ही उसका मकसद था। पर अरुण के शिप पर जाने के बाद रिया मायके जाने के लिए कसमसाने लगी थी। अनुपमा इसी सोच में थी कि अब उसे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। पर जब रिया बोली, मम्मी, जब तक अरुण शिप पर है मैं मुंबई चली जाऊं, अरुण के आने से पहले आ जाऊंगी, तब न चाहते हुए भी अनुपमा ने खुशी खुशी रिया को मुंबई भेज दिया था, यह महसूस कर कि अभी वह बिना पति के इतना लंबा वक्त उसके साथ कैसे बिताएगी। नए रिश्ते को, नए घर को अपना समझने में समय लगता है। अरुण के आने से कुछ दिन पहले ही रिया वापस आ गई। हाँ, वह मुंबई से उसे फोन करती रहती और वह खुद भी उसी की तरह बिंदास होकर बात करती। अपने जीवन में उसकी खूबी को महसूस कराती, घर में उसकी कमी को महसूस कराती, पर अपनी तरफ से आने के लिए कभी नहीं कहती। अरुण ने भी कुछ नहीं कहा। रिया वापस आई तो अनुपमा ने उसे बिछड़ी बेटी की तरह गले लगा लिया। अरुण कुछ महीने रहकर फिर शिप पर चला गया, पर इस बार रिया में परिवर्तन अपने आप ही आने लगा था। स्वभाव तो उसका पहले से ही प्यारा था, पर अब वह उसके प्रति जिम्मेदारी भी महसूस करने लगी थी। इसी बीच रिया को जॉब मिल गई। अनुपमा खुद ही रिया के रंग में रंग गई। रिया ने जब पहली बार उसके लिए जीन्स खरीदने की पेशकश की तो उसने पहले तो ऐतराज किया। मम्मी, पहनिए ना, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। और उसके जोर देने पर वह मान भी गई कि बेटी भी होती तो ऐसा ही कर सकती थी।
समय बीतते बीतते उन दोनों के बीच रिश्ता मजबूत होता चला गया। औपचारिकता के लिए कोई जगह ही नहीं रह गई। कोशिश तो किसी भी रिश्ते में सतत करनी पड़ती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब उन कोशिशों को मुकाम हासिल हो ही जाता है। जितना खुलापन, प्यार, अपनापन, विश्वास उसने शुरू में रिया को दिया और उसे उसी की तरह जीने, रहने व पहनने की आज़ादी दी, उतना ही वह अब उसका ख्याल रखने लगी थी। बेटी की तरह उसकी छोटी-छोटी बातें अक्सर उसकी आंखों में आंसू भर देती। कभी वो उसको शॉल यह कहकर उड़ा देती कि मम्मी ठंड लग जाएगी, कभी उसकी ड्रेस बदला देती कि मम्मी यह पहन लीजिए, इसमें आप बड़ी सुंदर लगती हैं। मेरी फ्रेंड्स कहती है तेरी मम्मी तो बहुत सुंदर और स्मार्ट है। रिया ने ही उसे ड्राइविंग भी सिखाई, हर नई चीज सीखने का उत्साह जगाया। वह खुद ही पूरी तरह रिया के रंग में रंगती चली गई और अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि दोनों एक दूसरे को पूछे बिना ना कुछ करती ना पहनती, हर बात एक दूसरे को बताती। इतना अटूट रिश्ता तो माँ बेटी के बीच भी नहीं बन पाता होगा कभी कभी, सोचकर अनुपमा मुस्कुरा दी। सोचते सोचते अनुपमा ने रिया की तरफ देखा। वह गहरी नींद में थी। उसने उसकी चादर ठीक की और लाइट बंद करके खुद भी सोने का प्रयास करने लगी। दूसरे दिन रविवार था। दोनों देर से सोकर उठी। दैनिक कार्यक्रम से निबटकर दोनों बेडरूम में ही बैठकर नाश्ता कर रही थी कि उनकी पड़ोसी ने, राधिका, वैशाली, मधु और सुमित्रा आ धमकी। रिया ने सबको नमस्ते की और उठ गई। अरे वाह! आओ, आओ। आज तो सुबह-सुबह दर्शन हो गए तुम सबके। जा कहाँ रही हो चारों तैयार होके? अनुपमा मुस्कुराकर नाश्ता खत्म करती हुई बोली। हम सोच रहे थे अनुपमा कि कॉलोनी का एक ग्रुप बनाया जाए, जिससे साल में आने वाले त्योहार साथ में मनाए, हम सब मिलजुल कर। राधिका बोली। इससे आपस में मिलना जुलना होगा और जीवन की एक रास्ता भी दूर होगी। वैशाली बात को आगे बढ़ाते हुए बोली। हाँ, और क्या। बेटे बहू तो चाहे साथ में रहे या दूर, अपने आप में ही मस्त रहते। उनकी जिंदगी में तो हमारे लिए कोई जगह है ही नहीं। बहू तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंकना चाहती है सास ससुर को। मधु खुद के दिल की भड़ास उगलती हुई बोली। ऐसा नहीं है मधु, बहुएं भी आखिर बेटियां ही होती है। बेटियां अच्छी होती है तो फिर बहुएं होती हुए बुरी कैसे बन जाएंगी? माँ अच्छी होती है तो फिर सास बनती खराब कैसे हो जाती है? जाहिर सी बात है कि यह रिश्ता नुक्ताचीनी से ही शुरू होता है। एक दूसरे की बुराइयों, कमियों और गलतियों पर उंगली रखने से ही शुरुआत होती है। माँ बेटी तो एक दूसरे की अच्छी बुरी आदतें व स्वभाव जानती है और उन्हें इसकी आदत हो जाती है। वे एक दूसरे के स्वभाव को लेकर चलती है, पर सास बहू के रूप में दोनों कुछ भी गलत सहन नहीं कर पाती हैं। आखिर इस रिश्ते को भी तो पनपने में, विकसित होने में समय लगता है। बेटी के साथ 25 साल रहे और बहू 25 साल की आई तो कैसे बन जाएगा एक ही दिन में वैसा रिश्ता? उस रिश्ते को भी उतना ही समय देना पड़ेगा और कोशिशें निरंतर जारी रखनी होंगी। एक दूसरे को सराहने की, प्यार करने की, खूबसूरत पहलुओं को देखने की। अनुपमा ने अपनी बात रखी। तुम्हें अच्छी बहू मिल गई ना, इसीलिए कह रही हो। हमारे जैसी मिलती ना तब पता चलता, सुमित्रा बोली। लेकिन बेटे की पत्नी व बहू के रूप में देखने से पहले उसे उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व के साथ क्यों नहीं स्वीकार करते आप? उसकी पहचान को प्राथमिकता क्यों नहीं देते? उस पर अपने सपने थोपने के बजाय उसके सपने को क्यों नहीं समझते? उसके उड़ने के लिए दायरे का निर्धारण तुम मत करो, उसे खुला आकाश दे दो, जैसे अपने खुद की बेटी के लिए चाहती हो। उसके लिए नियम बनाने के बजाय उसे अपने जीवन के नियम खुद बनाने दो। उसे अपने रंग में रंगने के बजाय उसके रंग में रंग जाओ। तुम कोशिश तो करो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब वह भी तुम्हारे रंग में रंगती जाएगी। आखिर सभी को अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है कि नहीं? फिर बहू से ही शिकायतें और अपेक्षा क्यों? बड़े होने के नाते आज उसकी गलत सही आदतों को समझो तो सही। कल इस रिश्ते का सुख भी मिलेगा। कोशिश तो करो। हालांकि देर हो गई है, पर कोशिश की तो जा सकती है। रिश्तों को कमाने की कोशिशें सतत जारी रहनी चाहिए सभी की तरफ से। अनुपमा मुस्कुराते हुए बोली। मैं ये नहीं कहती कि इससे हर सास बहू का रिश्ता अच्छा हो ही जाएगा, पर हाँ, इतना जरूर कह सकती हूँ कि हर सास बहू का रिश्ता बिगड़ेगा नहीं।
उसकी बात सुनकर चारों सहेलियां विचारमग्न होकर उसे देख रही थी और बाहर से उनकी बातें सुनती रिया मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। अनुपमा की बातें सुनकर रिया अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मान रही थी। रिया के पास अरुण का फोन आया। अरुण ने बताया कि उसे 1 महीने की छुट्टी मिली है और वह घर आ रहा है। यह बात सुनकर रिया बहुत खुश हुई। वह मम्मी को बताना ही चाहती थी, लेकिन अरुण ने मना कर दिया था। वो कह रहा था कि वह माँ को सरप्राइज देना चाहता है। अगले दिन रिया ऑफिस गई नहीं। अनुपमा जी ने रिया से पूछा, बेटी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आज तुम ऑफिस नहीं गई? बस ऐसे ही मम्मी, आज ऑफिस जाने का मन ही नहीं था। दोपहर का 1 बज रहा था और दरवाजे पर घंटी बजी। रिया ने अनुपमा से कहा, मम्मी प्लीज आप जाकर दरवाजा खोल दीजिए, मैं कुछ काम कर रही हूँ। अनुपमा ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने अपने बेटे अरुण को देखकर बहुत खुश हो गई और अरुण दौड़कर माँ के गले से लग गया। अनुपमा ने रिया को आवाज दी, रिया अरुण आया है। शायद आज तुम इसीलिए ऑफिस नहीं गई थी, है ना? तुम्हें पता था कि अरुण आ रहा है और तूने मुझे बताया नहीं। मम्मी अरुण आपको सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। अभी जो आपके चेहरे पर खुशी है, अगर मैं आपको पहले बता देती तो फिर ये खुशी कैसे देखने को मिलती? अनुपमा जी मंद मंद मुस्कुराने लगी रिया की बातें सुनकर। अरे भाई, अगर सास बहू की बातें खत्म हो गई हो तो हमसे भी मिल लो। रिया आकर अरुण के गले लग गई। रिया तुम लोग बातें करो, मैं अपने बेटे के लिए एक बढ़िया से अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ माँ, तुम्हारे हाथों की चाय पिए बहुत समय हो गया है। अच्छा अरुण, तब तक आप फ्रेश हो जाइए, मम्मी आपके लिए चाय बना रही है और मैं आपका मनपसंद पोहा बना देती हूँ। अरुण फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चला गया और ये दोनों सास बहू मिलकर अरुण के लिए नाश्ता और चाय बनाने लगी। आज पूरे घर में खुशियों का माहौल था। अरुण भी रिया और अपनी माँ की इस जोड़ी को देखकर बहुत खुश था, क्योंकि उन दोनों को देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये दोनों सास बहू है। ऐसा लग रहा था कि दोनों माँ बेटी हैं। तो मित्रों, अभी आपने सुनी कहानी साथ। सास बहू के रिश्ते को समझने के लिए ये कहानी कितनी प्यारी कहानी है, कितनी मददगार साबित होगी। आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही बढ़िया सी एक और कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।